हेलो एवरीवन। आज का टॉपिक है जेनेटिक्स, सम बेसिक फंडामेंटल्स। आज का टॉपिक गली मोहल्ले की आंटियों से बेहतर और कोई नहीं जान सकता। अब आप पूछेंगे कैसे, गली मोहल्ले की आंटियों को कैसे पता है जेनेटिक्स के बारे में? क्योंकि जब भी गली मोहल्ले की आंटियां घर पे आती हैं तो वो आपका चेहरा आपकी मम्मी और आपके पापा से जरूर मिलाएंगी। बोलेंगी, भाभी जी आपकी बेटी तो बिल्कुल आप पे गई है, आंखें तो बिल्कुल आप जैसी ही दिख रही हैं। तो वो बिना किसी जेनेटिक्स को पढ़े, बिना किसी मॉलिक्यूलर लेवल पे गए, वो आपको ये बता देती हैं कि आपकी आंखें ज्यादा किससे मिल रही हैं। तो अगर आपको भी जेनेटिक्स के बारे में बहुत कुछ जानना है, इम्पॉर्टेंट चीज़ें जाननी है, तो आज हम अपना चैप्टर शुरू करेंगे, जेनेटिक्स सम बेसिक फंडामेंटल्स। मेन टॉपिक शुरू करने से पहले हम कुछ टर्मिनोलॉजीज जान लेते हैं जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है जेनेटिक्स पढ़ने के लिए, क्योंकि पूरे चैप्टर में यही टर्मिनोलॉजीज आएंगी और बार बार यही चीज़ें परेशान करेंगी कि जीन क्या होता है, एलील क्या होते हैं, और डोमिनेंट, रेसेसिव, फिनोटाइप, जीनोटाइप, ये सारी चीज़ें एक एक करके मैं समझाऊंगी ताकि आपको पहले ही ये चीज़ें समझ आ जाएं और जब मैं चैप्टर आपको पढ़ाऊं तो आपको दिक्कत ना हो समझने में। क्योंकि हर जगह मैं आपको ये नहीं समझाऊंगी कि जीन क्या होता है, एलील क्या होता है। तो आज शुरू करते हैं हम अपना इम्पॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज। तो सबसे पहला है जीन। जीन से पहले भी आता है क्रोमोसोम। तो क्रोमोसोम कहाँ होते हैं? सबसे पहले हम जब भी ये जीन, एलील, ये सब की बात करेंगे तो हमें ये जानना ज़रूरी है कि ये होते कहाँ पे हैं। क्योंकि अगर हमें ये पता चल गया कि ये होते कहाँ हैं, क्या रेगुलेट कर रहे हैं, इनसे क्या चीज़ें हो रही हैं, तो हमें पढ़ने में बहुत आसानी हो जाएगी जेनेटिक्स। तो सबसे पहला है क्रोमोसोम। क्रोमोसोम होता कहाँ पे है? क्रोमोसोम सेल होती है, सेल में न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम होते हैं। लेकिन क्रोमोसोम हर वक्त नहीं दिखाई देता। क्रोमोसोम हमें तभी दिखाई देता है जब सेल डिवीजन का प्रोसेस होता है। नॉर्मली सेल के पास क्रोमैटिन होता है। क्रोमैटिन एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है। वो ज़्यादा कंडेंस नहीं होता है, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है और न्यूक्लियस में ऐसे ही पड़ा रहता है। लेकिन जब सेल डिवीजन का प्रोसेस स्टार्ट होता है तो धीरे धीरे वो थ्रेड कंडेंस होना स्टार्ट हो जाते हैं और कंडेंस होके 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम बनाते हैं। तो क्रोमोसोम हम किसको कहेंगे? जब सेल का डिवीजन हो रहा है, वही क्रोमैटिन जो पहले नॉर्मल फेज में पड़ा हुआ था या बोल लीजिए डॉर्मेंट स्टेज में पड़ा हुआ था, तो वो कंडेंस होके क्रोमोसोम बना रहा है। और फिर हम एक टर्म और आता है क्रोमैटिड। क्रोमैटिड वो होते हैं जब क्रोमोसोम एक क्रोमोसोम सेंट्रोमियर से अटैच होता है। तो जब ये सेंट्रोमियर अलग होते हैं ड्यूरिंग सेल डिवीजन प्रोसेस, तो एक अपर पोल पे चला जाता है पार्ट और एक लोअर पोल पे चला जाता है। तो उन्हीं दोनों को हम लोग क्रोमैटिड कहते हैं और वही होती हैं अपनी क्या, सिस्टर क्रोमैटिड्स। फिर अब हमको पता चल गया कि क्रोमैटिन कहाँ पे होता है, क्रोमोसोम कहाँ पे होते हैं और क्रोमैटिड किसको हम बोलते हैं। उसके बाद अपना आता है जीन। जीन क्या होता है और जीन होता कहाँ पे है? जीन क्रोमोसोम पूरा का पूरा डीएनए मॉलिक्यूल से बना हुआ है। डीएनए, बहुत सारे डीएनए मॉलिक्यूल्स मिलके क्या बना रहे हैं? क्रोमोसोम। और उन्हीं डीएनए मॉलिक्यूल्स के जो 10 बेस पेयर्स होते हैं उन्हीं को हम लोग जीन कहते हैं। वही जीन जो हमारी बॉडी के बहुत सारे कैरेक्टर्स को रेगुलेट करता है या फिर हमें स्पेसिफिक कैरेक्टर देता है। तो जीन का फंक्शन क्या है? जीन
डीएनए मॉलिक्यूल के 10 बेस पेयर्स जो होते हैं उन्हें ही हम जीन कहते हैं। तो जीन जो प्रोटीन्स बनती हैं बॉडी में उनको रेगुलेट करता है कि इस जीन से कौन सी प्रोटीन बन रही है, और वही प्रोटीन हमारे बॉडी स्ट्रक्चर को डिफाइन करेगी। तो जीन्स आर एक्चुअली यूनिट ऑफ हेरिडिटी विच ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक्स फ्रॉम पेरेंट्स टू देयर ऑफस्प्रिंग्स ड्यूरिंग रिप्रोडक्शंस। तो अपनी सेकेंड है एलील। एलील क्या होते हैं? एलील्स जीन के अल्टरनेटिव फॉर्म होते हैं। किसी भी एक कैरेक्टर के 2 अल्टरनेटिव होते हैं, या तो फॉर एग्जाम्पल इन द कैरेक्टर ऑफ टंग रोलिंग देयर आर 2 पॉसिबिलिटीज, आइदर one कैन रोल द टंग और one कैनॉट। इससे हम लोग को क्या पता चला कि इस जीन के लिए 2 एलील्स हैं, या तो वो टंग रोल करवाने वाली एलील है या तो टंग रोल नहीं करवाने वाली एलील है। तो एलील क्या होंगे? अल्टरनेटिव ऑफ जीन। नेक्स्ट वन इज हेट्रोजाइगस एंड होमोजाइगस। इन दोनों टर्म्स में जाइगस सेम है, बस हेट्रो और होमो। तो होमो मीन्स होता है सिमिलर एंड हेट्रो मीन्स डिफरेंट, और जाइगस मतलब होता है पेयर। तो हेट्रोजाइगस मतलब डिफरेंट पेयर एंड होमोजाइगस मीन्स सिमिलर पेयर। हेट्रोजाइगस हम लोग तब बोलते हैं, हेट्रोजाइगस जब दोनों क्रोमोसोम पे अलग अलग पेयर हो जीन के, तो हम लोग उसको बोलते हैं हेट्रोजाइगस, और जब सेम होंगे तो हम लोग बोल देंगे होमोजाइगस। एंड सेम डोमिनेंट एंड रेसेसिव। डोमिनेंट एलील और रेसेसिव एलील हम लोग तब बोलेंगे। डोमिनेंट एलील का मतलब ये होता है कि जब वो जीन जो अपने आप को किसी भी सिचुएशन में एक्सप्रेस कर दे, और उसको इस चीज से लेना देना नहीं है कि उसके पेयर में कौन सा जीन है और वो क्या एक्सप्रेस कर रहा है, लेकिन उसका जो एक्सप्रेशन है वो डोमिनेंट एलील वो होते हैं कि उनके साथ में कौन है उससे उनको फर्क नहीं पड़ता, वो अपने आप को एक्सप्रेस कर देंगे, मतलब उन्हीं का जो भी प्रोटीन है वो बनेगा और उसी का एक्सप्रेशन होगा। और रेसेसिव वो होते हैं कि जब उनके साथ उनका कोई सेम मेंबर होगा तभी वो अपने आप को एक्सप्रेस कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल गार्डन पी का अगर हम लोग एग्जाम्पल लें, तो गार्डन पी में जो टॉल हाइट है वो है डोमिनेंट कैरेक्टर, और जो शॉर्ट है वो है रेसेसिव। नेक्स्ट वन इज म्यूटेशन। म्यूटेशन इज सिंपल, इट इज अ सडन हेरिटेबल चेंज इन जीन। किसी भी डीएनए मॉलिक्यूल में अगर एक बेस पेयर का भी म्यूटेशन हो, मतलब उसमें कोई चेंज हो जाए, तो वही म्यूटेशन है, और ये सडन और हेरिटेबल होता है, मतलब कि 1 जनरेशन टू 2nd जनरेशन जाएगा, तो हम लोग उसी को म्यूटेशन बोलते हैं। नेक्स्ट वन इज वेरिएशन। वेरिएशन क्या होता है? वेरिएशन ये है कि द डिफरेंसेस इन द कैरेक्टर्स अमंग द इंडिविजुअल्स ऑफ अ स्पीशीज कॉल्ड वेरिएशन। हम सब लोग अलग दिखते हैं, हमारे बाल अलग हैं, हमारी आंखें अलग हैं, हमारे कान अलग हैं, तो यही वेरिएशन है। किसी का बाल काला है, किसी का भूरा है, तो यही वेरिएशन है। कैरेक्टर तो सेम है, कैरेक्टर कलर है, लेकिन जो ट्रेट है, ट्रेट क्या है कि ब्लैक या ब्राउन, ये ट्रेट सब में अलग होता है। इसीलिए बोलते हैं कि द ऑफस्प्रिंग इज नेवर अ ट्रू कॉपी ऑफ पेरेंट। नेक्स्ट वन इज फिनोटाइप एंड जीनोटाइप। फिनोटाइप वो होता है जो हम लोग सामने से किसी भी पर्सन का जो फिजिकल अपीयरेंस देखते हैं वो होता है फिनोटाइप, और जीनोटाइप वो है जो फिनोटाइप को रेगुलेट कर रहा है, जो जीन्स उस
फिजिकल अपीयरेंस के लिए रेस्पॉन्सिबल है वो होता है अपना जीनोटाइप। जैसे फिनोटाइप फॉर एग्जाम्पल किसी का टॉल है, लेकिन जो जीन रेगुलेट कर रही है, वो जो जीन रेगुलेट कर रही है उसको, वही उसका जीनोटाइप होगा। तो ये सारे इम्पॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज हो गई अपनी जीन, एलिल, हेट्रोजाइगस, होमोजाइगस, डोमिनेंट, रेसेसिव, म्यूटेशन, वेरिएशन, phenotype and genotype. Heredity. Transmission of genetically based characteristics from parents to offspring or the genetic constitution of an individual. तो what is heredity? जो भी पेरेंट्स की जेनेटिक कैरेक्टरिस्टिक होती हैं वही ट्रांसफर होती हैं ऑफस्प्रिंग में, मतलब बच्चों में। तो यहाँ पे एक फैमिली ट्री दिखाया हुआ है कि ये पेरेंट का कलर थोड़ा सा ब्लैक है और मदर का कलर फेयर है। तो जो पहली लड़की हुई उसका कलर फेयर है और जो लड़का है उसका कलर थोड़ा सा डार्क है। तो अब डार्क वाला कहाँ से आया होगा? पक्का अपने पापा से ही आया होगा। और जो ये फेयर कलर दिख रहा है वो अपनी मम्मी से आया होगा। अब जो फेयर कलर वाली लड़की थी उसने क्या किया कि किसी फेयर कलर वाले लड़के से शादी कर ली। तो अब जो उनके बच्चे हुए उन तीनों का कलर फेयर हुआ, लेकिन जो डार्क कलर वाला लड़का है उसने किसी डार्क कलर वाली लड़की से शादी कर ली। तो उन दोनों के बच्चों का कलर डार्क ही है। तो इससे हम लोग को क्या समझ में आया कि जो जीन्स उनके पेरेंट्स में थी वही ट्रांसफर होके कहाँ आई? उनके बच्चों में, और उनके बच्चों से उनके बच्चों में। तो ये प्रोसेस सेम चलता रहेगा। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? हेरिडिटी। जीन्स ऑन क्रोमोसोम कंट्रोल द ट्रेट्स दैट शो अप इन एन ऑर्गेनिजम्स। द डिफरेंट फॉर्म ऑफ ट्रेट दैट अ जीन में have are alleles corresponding pairs of gene located on chromosome। तो ये एक पेयर है क्रोमोसोम का। ये मैटरनल क्रोमोसोम हो गया और ये पैटर्नल क्रोमोसोम हो गया। ये एक कोई जीन है यहाँ पे A, ये कोई जीन है B, ये है C। यहाँ पे देखिए जो मैटरनल जीन है, मैटरनल क्रोमोसोम है, उस पे जीन A उसी लोकस पे प्रेजेंट है जिस पे पैटर्नल क्रोमोसोम पे जीन लोकेटेड है। तो ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे? होमोजाइगस। ठीक है, फॉर जीन A। फिर जीन B का भी सेम है और जीन C का भी सेम है। तो यही हम लोग क्या बोल रहे हैं? यही है एलील्स। यही रेगुलेट करेंगे डिफरेंट ट्रेट्स को। ये अपना क्या है? सेल है। सेल के अंदर ये न्यूक्लियस, और इसी न्यूक्लियस में अपने क्या है? क्रोमोसोम्स। अब यहाँ पे क्रोमोसोम में ये डीएनए हम लोग को दिख रहा है और इसी 10 बेस पेयर्स को हम लोग जीन बोलते हैं। अब यहाँ पे सेल डिवीजन की थोड़ी हम बात करते हैं कि सेल डिवीजन में क्या होता है कि जब प्रोफेज आता है तो प्रोफेज में क्या होता है कि जो भी क्रोमैटिन है वो कंडेंस होके और अपने होमोलोगस क्रोमोसोम एक पास आने लगते हैं। फिर धीरे धीरे वो इक्वेटर पे अलाइन होने लगते हैं मेटाफेज में। एंड फिर क्या होता है? एनाफेज पे वो धीरे धीरे अपोजिट पोल पे जाने लगते हैं। फिर होमोलोगस क्रोमोसोम सेपरेट हो जाते हैं और इन्हीं से हम लोगों को क्या मिलता है? जो गैमेट्स होते हैं, जेनेटिकली डिफरेंट दिखने का जो कारण है वो यही है, क्योंकि ड्यूरिंग सेल डिवीजन क्रॉसिंग ओवर होती है दो होमोलोगस क्रोमोसोम के बीच में और उसके कुछ कैरेक्टर्स दूसरे क्रोमोसोम में चले जाते हैं और उसके कुछ कैरेक्टर्स दूसरे क्रोमोसोम पे चले जाते हैं। तो इसी की वजह से कुछ डिफरेंस आ जाता है। एंड ईच क्रोमोसोम कंटेन्स वन यूनिक जीन फॉर ईच ट्रेट। और इसी ट्रेट को
कैसे इनहेरिट हो रहा है ये ट्रेट, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, जेनेटिक्स। इसी स्टडी को ही हम लोग जेनेटिक्स बोलते हैं। जैसे यहाँ पे एक एग्जांपल है कि मान लेते हैं कि ये जो ब्लैक कलर है ये डोमिनेंट कैरेक्टर है, ट्रेट है, और ये जो वाइट है वो रिसेसिव ट्रेट है। और इसी के साथ एक सेम एग्जांपल ये भी है कि ये ब्लैक कलर ये भी है, ब्लैक कलर ये भी है, लेकिन इन दोनों का जब हम लोग क्रॉस कराएंगे तो हम लोग को जो ये प्रोडक्ट मिल रहे हैं वो सेम मिल रहे हैं। ऐसा क्यों हो रहा है कि हमें प्रोडक्ट सेम मिल रहे हैं? क्योंकि यहाँ पे जो इसका जीनोटाइप है वो दोनों क्या है, ये दोनों जीन ब्लैक के लिए ही रेस्पॉन्सिबल है। मतलब ये भी ब्लैक कलर ही प्रोड्यूस करवा रही है और ये भी ब्लैक कलर। इसमें सेम है कि इसमें भी वाइट करवाएगा और इसमें भी वाइट प्रोड्यूस कराएगा। लेकिन इसका क्या हो रहा है कि ये ब्लैक है, लेकिन इसके साथ में जो दूसरा वाला ट्रेट है वो कौन सा आ रहा है, वाइट। और इसके साथ भी यही हो रहा है कि इसमें एक ब्लैक है और एक वाइट। तो जब हम इन दोनों का क्रॉस करवाए तो हमें सेम पैटर्न मिला कि 3 हमें ब्लैक मिल गए और एक वाइट मिल गया। इनमें जब हम लोगों ने क्रॉस कराया तो हमें फिर भी सेम मिला। तो हम लोगों ने सोचा ऐसा क्यों हो रहा है कि एक तो ब्लैक है एक वाइट है, इनका क्रॉस कराया तो चलो ठीक है कि ब्लैक वाइट है तो मिल गए हम लोग को वाइट यहाँ। लेकिन जब हम लोगों ने ब्लैक का ही करवाया तो कैसे ये वाइट यहाँ पे आ सकता है? तो फिर हम लोगों ने जेनेटिक्स, इनकी जीन्स की स्टडी की कि ऐसा क्या हो रहा है कि ये वाइट आ रहा है यहाँ। तो फिर हमें पता चला कि ये वाला जो कैरेक्टर था ये हेट्रोजाइगस कैरेक्टर है, इनमें ये भी हेट्रोजाइगस है, लेकिन इनका जो कैरेक्टर है ये होमोजाइगस है। तो इसीलिए हम लोगों को 2 तो होमोजाइगस मिले, लेकिन 2 हम लोगों को कैसे मिल गए, हेट्रोजाइगस। और हम लोग इसी स्टडी को क्या बोलते हैं, जेनेटिक्स, कि ये कैसे इनहेरिट हो रहे हैं ट्रेट्स। और ये स्टडी करने वाले पहले साइंटिस्ट जो थे वो थे ग्रेगर जॉन मेंडल, और इन्हीं को हम लोग क्या बोलते हैं, फादर ऑफ जेनेटिक्स। तो इनके बारे में एक छोटी सी कहानी, जो मेंडल थे वो एक छोटे से किसान के परिवार में पैदा हुए थे। उनको बहुत ज्यादा ही क्यूरियोसिटी होती थी। उनके पापा किसानी करते थे तो वो उनके साथ जाते थे, पेड़ और पौधों को देखते थे। तो वो उनसे पूछते थे कि ये पेड़ सब सेम ही है, लेकिन ये छोटा क्यों है, ये बड़ा क्यों है, इसके फ्लावर पर्पल क्यों हो रहे हैं, इसके वाइट क्यों हो रहे हैं। ये सारे क्वेश्चंस उनके दिमाग में तब आते थे, लेकिन उनको तब उसका जवाब नहीं पता था। तो वो अपने पापा से पूछते थे कि ऐसा क्यों हो रहा है, लेकिन उनके पापा को भी नहीं पता था कि ऐसा क्यों हो रहा है। तो उनके पापा को ये लगता था कि ये मेरा बेटा बहुत समझदार है और बहुत अच्छा है पढ़ाई में, तो चलो हम लोग इसको कहीं बाहर भेज देते हैं पढ़ने के लिए। तो उन लोगों ने उसको बाहर भेज दिया। अब बाहर वो चले गए शहर पढ़ने, पढ़ाई की उन्होंने। पढ़ाई करने के बाद जब पढ़ाई कर रहे थे तभी उनका मन किसी मॉनेस्ट्री में लग गया, और वहां पे वो जाके स्पिरिचुअल नॉलेज लेने लगे। उनको उसमें ज्यादा अच्छा लगने लगा, लेकिन वहां भी उनकी वो क्यूरियोसिटी शांत नहीं हुई। उनको ये लगा था कि शायद मैं इन सब से जुड़ूं तो मेरे कुछ सवाल के जवाब मिले, लेकिन उनको वहां भी ऐसा कुछ भी नहीं मिला जिससे उनकी क्यूरियोसिटी शांत हो। और वहां भी वो लोगों से ऐसे ही सवाल पूछते थे, तो लोगों को लगता था कि ये कहीं पागल तो नहीं है, ऐसे ही सवाल पूछता रहता है। तो फिर क्या हुआ कि अब वहां के लोगों ने डिसाइड किया कि चलो ये बहुत क्वेश्चन पूछता है, इसको भेज देते हैं पढ़ने के लिए। मेंडल वियना से पढ़ने के बाद जब वापस ऑस्ट्रिया में आए तो उनको उस मॉनेस्ट्री का सीनियर रैंक दे दी गई, और जो वहां के पहले मेन फादर थे उनका नाम था ग्रेगर।
तो उन्हीं के नाम पे उन्होंने अपना नाम रख लिया, ग्रेगर जॉन मेंडल। अब इनके पास काम तो कम था लेकिन समय बहुत ज्यादा था, तो मेंडल ने सोचा क्यों ना समय का हम लोग थोड़ा फायदा उठाएं, और जो उनके चर्च के पीछे एक बहुत बड़ा गार्डन था, तो उन्होंने सोचा कि चलो गार्डन में हम लोग गार्डन पी लगाएंगे और फिर उस पर स्टडी करेंगे। तो उन्होंने गार्डन पी लगाया। करीबन 7 साल की स्टडी की उन्होंने उस गार्डन पी पे, किसकी हाइट शॉर्ट है, टॉल है, फ्लावर क्या है, सीड साइज क्या है, पॉट शेप क्या है, ये सारी स्टडी उन्होंने की। अब उन्होंने एक पेपर तैयार किया और उसमें सारी कैलकुलेशन कर ली, और फिर अब दूसरा काम उनका ये था कि अब लोगों तक पहुंचाना था कि उन्होंने क्या खोजा है। लेकिन उस समय लोग ये समझने के बिल्कुल मूड में नहीं थे, क्योंकि उस समय पे सब बहुत फेमस साइंटिस्ट डार्विन लोगों को ये समझा रहे थे कि वो पैदा कहाँ हुए, इवोल्यूशन कैसे हुआ, ये समझा रहे थे। तो लोगों को उसमें बहुत दिलचस्पी थी कि अर्थ कैसे आई और कैसे हम बने, कैसे बंदर से हम इंसान बने। उन लोगों को ये समझने में इंटरेस्ट ज्यादा आ रहा था, उनको ये सब कुछ अच्छा लग रहा था पढ़ने में। लेकिन मेंडल के पेपर में ऐसी कुछ भी इंटरेस्टिंग बातें नहीं थी कि लोग उसको सुनना चाहें। वो कहीं भी अपना पेपर किसी भी स्टेज पे जाके बोलते, लोग ताली बजाते, लेकिन फिर 2 दिन में भूल जाते कि ऐसा भी कुछ बोला गया था। फिर बहुत सारे जर्नल्स में उन्होंने अपनी पेपर प्रिंट करवाने के लिए भी दिया, लेकिन किसी ने कुछ नहीं छापा। फिर उन्होंने एक लोकल मैगजीन में अपना पेपर छपवाया। बस उस लोकल मैगजीन में उनका एक बार वो पेपर छपा और किसी ने नहीं पढ़ा, किसी ने नहीं देखा, किसी को कुछ पता नहीं चला। फिर धीरे धीरे मेंडल को भी लगने लगा कि अब तो कुछ होगा नहीं, अब क्या होगा, अब तो मैं मरने ही वाला हूँ, अब तो कुछ किसी को पता भी नहीं चलेगा। फिर 1869 में मेंडल की डेथ हो गई और किसी को नहीं पता चला कि मेंडल ने क्या डिस्कवरी की थी। फिर करीबन 1900 एडी में 3 यूरोपियन साइंटिस्ट जो कि अलग अलग देश में बैठे हुए थे, अलग अलग प्लांट्स पे अपनी रिसर्च कर रहे थे, और उनका जब ये अपना रिसर्च कंप्लीट हुआ तो उन्होंने अपना पेपर पब्लिश करने के लिए सोचा। तो जब पब्लिश करना होता है तो पहले हम लोग सर्च कर लेते हैं कि इससे पहले किसी ने ऐसा कोई काम तो नहीं किया था कि मतलब कोई कॉपीराइट इशू आ जाए। तो उन लोगों ने सर्च किया तो उन लोगों ने पाया कि एक मैगजीन में इतने 30 साल पहले किसी ने छपवाया था ये सारी कैलकुलेशन। तो उन लोगों के तो होश उड़ गया कि 30 साल पहले ये सारी चीजें कौन सोच सकता है। फिर उन 3 साइंटिस्ट का नाम है ह्यूगो डी वेरीज, कार्ल कॉरेंस एंड एरिक वॉन। इन तीनों ने आगे आके दुनिया को बताया कि मेंडल ने क्या खोजा था, और उन्होंने ये भी बोला कि हमें इस बात का बहुत दुख है कि हमारा जो वर्ल्ड है वो 30 साल पीछे है जेनेटिक्स की दुनिया में, नहीं तो अब तक हम लोग कितनी कुछ डिस्कवरी कर चुके होते और क्या क्या बना चुके होते। बस मेंडल की इतनी सी कहानी है कि उनको फिर फादर ऑफ जेनेटिक्स बना दिया गया, क्योंकि उन्होंने ही सबसे पहले इस चीज की डिस्कवरी की थी कि हेरिडिटी का ट्रांसमिशन और सारी चीजें उन्होंने ही बताई थी। मेंडल ने आखिर पी प्लांट ही क्यों चूज किया था अपनी स्टडी के लिए? पहला ये कि पी प्लांट में हमें जो
कैरेक्टर्स हैं वो बिल्कुल क्लियर कट उनमें डिफरेंस दिखता है कि अगर कोई पौधा लंबा है तो वो हमें लंबा ही दिखेगा और जो छोटा है वो छोटा ही है। तो मतलब लंबा और छोटा ये दोनों एक क्लियर कट डिफरेंस पता चलेगा हमें। और जैसे कि कुछ प्लांट जो प्रोड्यूस कर रहे हैं वो राउंड येलो सीड प्रोड्यूस कर रहे हैं और कुछ रिंकल्ड ग्रीन सीड प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो हमें इनमें पूरा क्लियर कट डिफरेंसेस समझ आ रहे थे। तो मेंडल ने इसीलिए ये चूज किया। और दूसरा ये कि जो पी प्लांट होते हैं उसकी जो पॉलिनेशन होता है वो सेल्फ पॉलिनेशन होता है, इसलिए मेंडल को कुछ और करने की जरूरत भी नहीं पड़ती। फिर मेंडल को बहुत सारे जनरेशन, मेंडल्स ने 7 जनरेशन को स्टडी किया था, तो इसलिए उनको कम समय में ज्यादा जनरेशन स्टडी करना था, इसीलिए उन्होंने पी प्लांट लिया। और ये पी प्लांट की स्टडी जो थी वो एनिमल्स के जनरेशन की स्टडी से बहुत ही ज्यादा सिंपल थी। अगर वो कोई एनिमल की स्टडी करने बैठते तो शायद वो एक जनरेशन भी कंप्लीट नहीं कर पाते और वो मर जाते। तो इसलिए उन्होंने पी प्लांट लिया और सारी स्टडी अपनी पी प्लांट पे की। और इस स्टडी के टाइम पे उन्होंने 3 लॉ बना दिए कि मेंडल के 3 लॉज। तो पहला लॉ है लॉ ऑफ डोमिनेंस। लॉ ऑफ डोमिनेंस ये है, उस समय पे मॉलिक्यूलर लेवल पे जेनेटिक्स किसी को भी नहीं पता थी, इसलिए मेंडल ने खुद ही से कुछ अलग अलग नाम दे दिए और उन्हीं के अकॉर्डिंग लॉ बनाए। जैसे कि उन्होंने जीन को ही फैक्टर बोला, जो हम लोग अभी जिसको जीन बोलते हैं उन्होंने उस समय पे उसको फैक्टर बोला। तो लॉ ऑफ डोमिनेंस क्या होता है कि आउट ऑफ पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर प्रेजेंट टुगेदर ओनली वन इज एबल टू एक्सप्रेस इटसेल्फ व्हाइल द अदर्स रिमेन सप्रेस्ड। अगर कोई डोमिनेंट कैरेक्टर किसी भी प्लांट में है तो वो खुद को एक्सप्रेस करेगा, साथ में रेसेसिव है तो उससे उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जैसे अगर कोई प्लांट है उसमें कोई टॉलनेस की कोई जीन है तो वो टॉल होगा ही, चाहे उसके साथ रिसेसिव हेटेरोजाइगस हो या होमोजाइगस हो, तो वो अपने आप को एक्सप्रेस करेगा। पहला लॉ उनका ये था। फिर सेकेंड लॉ आया उनका लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन ये था कि मेंडल्स, और इसको हम लोग मेंडल्स फर्स्ट लॉ भी बोलते हैं, लॉ ऑफ इनहेरिटेंस, द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन ऑर्गेनिजम्स आर डिटरमाइंड बाय इंटरनल फैक्टर्स व्हिच अकर इन पेयर्स, ओनली वन सच फैक्टर कैन बी प्रेजेंट इन अ सिंगल। तो जो जीन्स हैं उन्हीं को इन्होंने क्या बोल दिया, फैक्टर बोल दिया। तो लॉ ऑफ सेग्रीगेशन का मतलब और कुछ नहीं था, बस ये था कि जो भी जीन, ये तो सबको अभी तो हम लोग को पता है कि जो जीन है वो पेयर में होते हैं और वही क्या होंगे, सेपरेट होके, अगर मैटरनल में 2 है तो एक किस में आएगा, बच्चों में आ जाएगा। तो यही उनका लॉ था। इस समय तो हम लोग को बहुत इजी लग रहा है कि ये तो क्या बता दिए कि लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, जीन और ये, लेकिन उस समय पे जिस समय उन्होंने बताया था कि ये क्या है फैक्टर, जीन और ये सब, तो बहुत मुश्किल थी उस समय, लोगों को यही नहीं समझ आता था। तो ये सारी सिंपल सी चीजें उन्होंने बताई। ठीक, फिर थर्ड लॉ था उनका लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। Mendel's second law of inheritance states that in the inheritance of more than one pair of traits in a cross simultaneously, the factors responsible for each pair of traits are distributed independently to the gametes. तो उनका ये क्या हो गया, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। अब इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे जीनोटाइप।
जीनोटाइप ये है कि द जेनेटिक मेकअप ऑफ एन ऑर्गेनिजम्स। इंटरनल मतलब कि अंदर क्या हो रहा है। फिनोटाइप तो मैंने बताया था आपको, फिनोटाइप क्या है, बाहर फिजिकल अपीयरेंस कैसा आ रहा है। तो जीनोटाइप होमोजाइगस भी है और हेट्रोजाइगस भी है। तो एन organism with two alleles for one trait that are same, example written TT और TT। मतलब अगर कैपिटल T है इसका मतलब कि वो होमोजाइगस है, और स्मॉल टी है इसका मतलब भी वो होमोजाइगस है। लेकिन अगर कैपिटल T स्मॉल t है तो वो ऑर्गेनिज्म उस एलील के लिए हेट्रोजाइगस है। और इसी को हेट्रोजाइगस को ही मेंडल ने क्या बोला था, हाइब्रिड। उस समय में उनको जीन की इतनी नॉलेज नहीं थी, मॉलिक्यूलर लेवल पे उनको नहीं पता था कि क्या हो रहा है, लेकिन फिजिकल अपीयरेंस के बेसिस पे उन्होंने उसको क्या बोल दिया, हाइब्रिड बोल दिया। हेट्रोजाइगस receives different genetic information for a trait from each parent। सी यहाँ कैपिटल Y है, ये डोमिनेंट कैरेक्टर है या डोमिनेंट ट्रेट है, और ये रेसेसिव है स्मॉल y। तो जो हेट्रोजाइगस होते हैं उनमें एक तो डोमिनेंट का आ जाएगा y और ये आ जाएगा रेसेसिव का स्मॉल y। तो जो अपना नया बना वो क्या बनेगा, कैपिटल Y स्मॉल y। लेकिन जो इसके कैरेक्टर हैं वो डोमिनेंट वाले के साथ मैच हो रहे हैं, तो इसका मतलब जो इसमें कैरेक्टर्स आए वो डोमिनेंट के आए, रेसेसिव के नहीं आए। तो इसी से हम लोगों ने क्या बना दिया था, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन भी यही कह रहा था, और लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट भी यही बोलता है। इन दोनों से आपस में इनका कोई मतलब नहीं है, ये अपना कैरेक्टर एक्सप्रेस करेगा और ये अपना कैरेक्टर यहाँ पे नहीं एक्सप्रेस कर पा रहा है। पुन्नेट स्क्वायर है जो कि हम लोग कैलकुलेट करने के लिए बनाते हैं, कि प्रिडिक्ट करने के लिए बनाएंगे कि ये ऑफस्प्रिंग कैसा दिखेगा। तो हम लोग क्या करेंगे कि जो भी अपर केस लेटर्स होते हैं, जैसे कि कैपिटल लेटर्स होते हैं, वो डोमिनेंट होंगे, और जो लोअर केस होते हैं उनको हम लोग क्या बोल देंगे, रेसेसिव। तो यहाँ पे हम लोग को टू टाइप्स ऑफ फ्लावर्स दिख रहे हैं, यहाँ पे कैपिटल आर, स्मॉल आर। फिर सेल्फ पॉलिनेशन होता है, ये मैंने आप लोग को पहले ही बता दिया था कि सेल्फ पॉलिनेशन होगा। इन दोनों का सेल्फ पॉलिनेशन कराया गया तो हम लोगों को क्या मिल गया, कैपिटल R स्मॉल r और पर्पल कलर का ये फ्लावर मिल गया। उसके बाद हम लोगों ने क्या करवाया कि इसका सेल्फ पॉलिनेशन करवाया। तो जब हम लोगों को सेल्फ पॉलिनेशन करवाया तो हम लोगों को क्या मिला कि ये पॉलिन होंगे और ये ओव्यूल हो गए। तो यहाँ हम लोगों ने लिख दिया कि कैपिटल R स्मॉल r, कैपिटल R स्मॉल r, कैपिटल ये इससे और इससे करवाया, क्रॉस करवाया तो कैपिटल R, इससे मल्टीप्लाई कर दिया तो कैपिटल R स्मॉल r, इसका किया तो भी वही आएगा, और स्मॉल r। तो हम लोगों ने क्या देखा कि जब हम लोगों ने हेट्रोजाइगस का क्रॉस करवाया तो हम लोग को क्या मिल रहा है, तीन तो हम लोग को कैपिटल R और स्मॉल r मिलेंगे, मतलब कि पर्पल फ्लावर 3 मिल रहा है, और एक क्या मिल रहा है, व्हाइट फ्लावर सेकेंड जनरेशन में। फिनोटाइप तो पता चल गया कि ठीक है, फिनोटाइप हम लोग को मिल गया कि 3 पर्पल फ्लावर और एक क्या मिल रहा है अपन को, व्हाइट फ्लावर। तो मतलब 3:1 रेशियो बन गया अपना। लेकिन इसका जो जीनोटाइप का रेशियो है वो डिफरेंट होगा। जीनोटाइप में एक अपना क्या बन रहा है, कैपिटल R, और दो अपने बन रहे हैं कैपिटल R स्मॉल r, और एक बन रहा है स्मॉल r। तो जीनोटाइप क्या होगा, 1:2:1। ऐसे ही हम लोग कैलकुलेट करते हैं कि आने वाली जनरेशन में कितने, अगर हम लोग इसका एग्जांपल ले रहे हैं तो कितने पर्पल फ्लावर वाले बनेंगे और कितने व्हाइट फ्लावर वाले बनेंगे। तो सेम ऐसे ही हम लोग किसके लिए भी कर सकते हैं, जो भी ये सेक्स लिंक्ड डिसीजेस होती हैं उनके लिए भी हम लोग ऐसे ही कर सकते हैं। ब्लड ग्रुप भी हम लोग निकाल सकते हैं इससे। तो बहुत सारी चीजें हम लोग इसका यूज कर।
तो चलिए एक क्वेश्चन हम लोग प्रैक्टिस करते हैं कि मान लीजिए एक एग्जांपल है कि कोई ब्राउन आइड फादर है और कोई होमोजाइगस ब्लू आइड मदर है। तो मैंने बोला होमोजाइगस ब्राउन आइड फादर, तो आपको क्या लिखना होगा, कैपिटल बी, और होमोजाइगस ब्लू आइड मदर मतलब कि स्मॉल बी और स्मॉल बी। तो यहाँ पे हम लोगों ने क्या किया, एक पुनेट स्क्वायर बनाया, यहाँ पे लिख दिया डैड और ये मॉम। तो डैड के पास होमोजाइगस कैरेक्टर है कैपिटल बी ब्राउन आइज के लिए, और ब्लू आइज के लिए मदर में है स्मॉल बी। तो जब हम लोग इसका क्रॉस कराएंगे तो क्या आएगा, कैपिटल बी स्मॉल बी, कैपिटल बी स्मॉल बी, कैपिटल बी स्मॉल बी, कैपिटल बी स्मॉल बी। तो जो सारे चिल्ड्रन क्या होंगे, हेट्रोजाइगस होंगे ब्राउन आइज विथ ब्राउन आइज। फिर इनका रेशियो क्या होगा कि अगर पूछा जाए कि बताइए कि कितने परसेंटेज बच्चे ब्लू आइज होंगे और कितने ब्राउन आइज होंगे, तो इसमें तो सारे के सारे ही हो रहे हैं, तो मतलब कि 100% 4 आउट ऑफ 4 चिल्ड्रन आर ब्राउन आई, तो मतलब 100% ब्राउन आई हो रहे हैं और 0% हो रहे हैं ब्लू आइज। तो ये सारे क्वेश्चंस हैं, ऐसे ही क्वेश्चंस आएंगे। ये सिंपल एक क्रॉस है। तो ये एक और एग्जांपल है कि एक पिंक बर्ड है और उसके पास ये 2 डोमिनेंट जीन है ए वाले, और ये एक ब्लू बर्ड है जिसके पास स्मॉल ए रेसेसिव जीन है। ठीक है, तो जितने भी ऑफस्प्रिंग होंगे वो सारे हेट्रोजाइगस होंगे। तो इसका भी सेम ही होगा उसी की तरह, और हम लोग इसी को क्या बोलते हैं, फर्स्ट जनरेशन। फर्स्ट जनरेशन हम लोग इसी को बोलेंगे कि सारे के सारे क्या हो रहा है, सेम ही आ रहा है। फिर हम लोग सेकेंड जनरेशन में क्या करेंगे, सेकेंड जनरेशन में हम लोग इनका फिर से क्रॉस कराएंगे। तो जब क्रॉस कराएंगे तब हम लोग को कोई डिफरेंट वैरायटी मिलेगी, जैसे कि 1:2:1 वाली हम लोग को हो सकता हो मिल जाए रेशियो। तो सेम इसी तरह से होगा। अगर आपको कुछ और जेनेटिक्स में पढ़ना हो कि डाई हाइब्रिड क्रॉस, मोनो हाइब्रिड, अभी तक हम लोगों ने क्या पढ़ा है, मोनो हाइब्रिड क्रॉस पढ़ा है, डाई हाइब्रिड क्रॉस नहीं पढ़ा है। तो अगर आपको डाई हाइब्रिड क्रॉस भी पढ़ना हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख के बता सकते हैं कि पढ़ना है कि नहीं पढ़ना है। अगला जो भी टॉपिक है इवोल्यूशन, वो अगले लेक्चर में पढ़ाया जाएगा। स्टे सेफ, हेल्दी, बाय।